तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 2 की। पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे 4, 5, 6 और 7 को कंप्लीट करने की। तो ये जो सवाल होंगे आज की एक्सरसाइज में, ये भी इन पीछे वालों के जैसे ही होंगे, खासतौर से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जैसे। तो आपने जब इनको स्टडी किया होगा क्वेश्चन 2 और 3 को, तो आपने समझ लिया होगा कि इनमें कैलकुलेशन किस तरह की जाएगी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है इस तरह के सवालों में, और बहुत ही ध्यान से इनको समझने की ज़रूरत होती है। एक बार में समझ में नहीं आता तो बार बार वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं और इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर से 6 और 7 के। 6 और 7 क्वेश्चन जो हैं वो इस एक्सरसाइज के या इस पेज के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये एग्ज़ाम में पीरियोडिकली आते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है, इसको ध्यान से समझना है। तो देखिए, तो ये आपके सामने मैंने लिख रखा है, मिसलेनियस एक्सरसाइज लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हमें ये शो करना है कि ये चारों की चारों कंडीशन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अगर इस सवाल को कोई एग्जाम्पल लेकर किया जाए, जैसे कि एक सेट ए मान लिया जाए कुछ भी, जैसे 1, 2, 3, दूसरा सेट बी मान लिया जाए 4, 5, 6 ऐसे करके, तो हम इन सवालों को बहुत ही इजीली कर सकते हैं और इनका आंसर हम दिखा सकते हैं कि ये चारों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शो दैट के सवाल हैं उनको आप किसी भी तरह का एग्जाम्पल देके प्रूव नहीं कर सकते। इन सवालों को करने के लिए आपको वही चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जैसे कि x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी, उस तरह के प्रूव ही आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी किताब में एग्जाम्पल लेकर किसी तरह का प्रूव नहीं किया गया। और आपकी किताब छोड़िए, R.D. शर्मा हो, R.S. अग्रवाल हो, कोई भी किताब हो, उनमें इन सवालों को एग्जाम्पल लेके ऐसे नहीं किया गया कि ए का कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि 1, 2, 3, इस तरह से नहीं किया गया। ऐसे किया गया कि x बिलोंग्स टू ए, इस टाइप से। ठीक है, तो प्रूव करने के जो सवाल है उनमें आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम प्रूव करने जा रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। करना तो हमें चारों को एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, लेकिन पहले हम फर्स्ट को और सेकंड को एक दूसरे के इक्विवेलेंट प्रूव करके दिखाएंगे। तो टू प्रूव में मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू सेकंड। फर्स्ट को सेकंड के क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट करना है। तो इसको प्रूव करते समय हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे और साबित करके दिखाएंगे कि इसके बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और फिर दूसरे केस में क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि ये चीज़ इसके बिना पॉसिबल नहीं होगी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और उसके बाद ऐसा कहेंगे कि सपोज a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5। मान लेते हैं कि a माइनस बी 5 के इक्वल नहीं है। देखो, प्रूव तो करना है कि a माइनस बी 5 के इक्वल होगा, लेकिन अभी हमने मान लिया है कि a माइनस बी 5 के इक्वल नहीं है। इस तरह का हम 10वीं क्लास में भी क्या करते थे कि जो हमें प्रूव करना है हम उसका उल्टा मान लेते थे, फिर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाता था। आपको याद होगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना था, तो वहाँ पे हमने इस मेथड का इस्तेमाल किया था। तो फिलहाल हमें प्रूव करना है a माइनस बी इज इक्वल टू 5, लेकिन हमने सपोज कर लिया a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5। तो अगर a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब होगा ये, अगर a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट जो x से बिलोंग कर रहा है वो b से बिलोंग नहीं करेगा। सॉरी, एक एलिमेंट x जो a से बिलोंग कर रहा है वो b से बिलोंग नहीं करेगा। इसको अब यहाँ पे साइड में समझने की कोशिश करिएगा। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5 कब आ सकता है, मान लो कि a के अंदर एलिमेंट हैं 1, 2 और 3, ठीक है, और b के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं 4 और 5। क्लियर। अब हम a माइनस बी अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, a के अंदर से b के जो एलिमेंट है उनको माइनस कर देंगे। तो a के अंदर b का एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा।
तो मैंने इस एग्जाम्पल की मदद से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि a माइनस बी अगर फाइव के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट x से बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी, जो एलिमेंट a से बिलोंग कर रहे हैं वो एलिमेंट b से बिलोंग नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि जो एलिमेंट a से बिलोंग कर रहे हैं वो b से बिलोंग नहीं करेंगे, तभी a माइनस बी फाइव के इक्वल नहीं आएगा। आपने देखा कि इसके अंदर 1 2 3 आ गया, इसका मतलब ये एम्प्टी नहीं है, तो इसका मतलब ये फाइव के इक्वल नहीं आया। तो a माइनस बी फाइव के इक्वल नहीं आएगा कब? जब जो एलिमेंट x a से बिलोंग कर रहे हैं वो b से बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल होगा? बिकॉज a इज़ द सबसेट ऑफ b। शुरुआत में हमने लिखा हुआ है, ये देखिए जरा, a सबसेट है b का, तो अगर a b का सबसेट है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एलिमेंट a से बिलोंग करे और वो b से बिलोंग ना करे। इसको भी आप समझने की कोशिश करिए जरा। मान लो कि a के अंदर एलिमेंट हैं 1, 2 और b के अंदर एलिमेंट हैं 1, 2 और 3, ठीक है। तो क्या a b का सबसेट है बिल्कुल। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि a के एलिमेंट b से बिलोंग ना करें? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो a से बिलोंग करेंगे लेकिन b से बिलोंग नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि शुरुआत में ही हमने ले रखा है कि a जो है वो b का क्या है, सबसेट है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया यहाँ पे, और कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से अराइज हुआ? हमने जो गलत सपोज किया था उस वजह से। तो इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, सो इफ a इज द सबसेट ऑफ b, अगर a b का सबसेट होगा देन a माइनस बी को फाइव होना ही पड़ेगा, फाइव के इक्वल होना ही पड़ेगा। इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ठीक है। तो सवाल तो यहाँ तक इक्वेशन 1 तक मैंने कर दिया है, लेकिन यहाँ तक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी समझ में ये चीज़ आ जाती है। मतलब उनको मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने पीछे की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि इसको समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक बार फिर से ट्राई करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके बाद हमें इसी के जैसे बहुत सारे चीज़ें करनी है। तो हमारा सवाल यह है कि हमें इन चारों कंडीशन को एक दूसरे के इक्विवेलेंट प्रूव करना है, और उसके लिए हम किसी एग्जाम्पल की मदद नहीं ले सकते, क्योंकि शो दैट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो पहली दो कंडीशन है इनको एक दूसरे के इक्वल प्रूव करने की कोशिश की। देखो, अगर हम ऐसा कर देते हैं कि पहला वाला दूसरे के इक्वल है, पहला वाला तीसरे के इक्वल है और पहला वाला चौथे के इक्वल है, तो चारों कंडीशन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो पहली ट्राई हमने ये की कि फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के इक्वल कर दें, ठीक है। तो फर्स्ट को सेकंड के इक्वल करने के लिए पहले तो हमने ऐसे लिख दिया है, उसके बाद हमने माना कि a जो है वो b का क्या है, सबसेट है। फिर हमने ये सपोज कर लिया कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 होगा। देखो, प्रूव तो करना है कि a माइनस बी 5 के इक्वल होगा, लेकिन हमने सपोज कर लिया a माइनस बी 5 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर a माइनस बी 5 के इक्वल नहीं होगा तो x जो a से बिलोंग करेगा वो b से बिलोंग बिल्कुल नहीं करेगा। हमने यहाँ पे देखा कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 तभी आ सकता है जब जो एलिमेंट a से बिलोंग करेंगे उनको b से बिलोंग नहीं करना होगा, तभी a माइनस बी जो है वो 5 के इक्वल आ सकता है। लेकिन फिर हमने कहा कि ये चीज़ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि a जो है ना b का क्या है, सबसेट है। तो अगर कोई एलिमेंट a से बिलोंग करेगा तो उसे b से तो बिलोंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि a b का सबसेट है। तो हमने कहा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि a b का सबसेट है। अब अगर a b का सबसेट है तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी को 5 के इक्वल होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर a माइनस बी 5 के इक्वल नहीं आ रहा तो उससे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है? कि एलिमेंट जो a से बिलोंग कर रहे हैं वो b से बिलोंग नहीं करेंगे, अगर a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, जबकि a जो है वो b का सबसेट है। तो जो एलिमेंट a से बिलोंग कर रहे हैं उन्हें b से बिलोंग करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। और कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि हमने गलत सपोज कर रखा है। तो सही सपोज क्या है कि अगर a b का सबसेट है तो a माइनस बी को 5 के इक्वल होना पड़ेगा। तो आप इसको, ये छोटा सा पार्ट हुआ है, अभी बहुत कुछ होना है। हो सकता है कि पूरा लेक्चर सवाल नंबर 4 में निकल जाए, लेकिन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस पूरी बुक के
सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल है। अगर आपने इनको समझ लिया तो 11th क्लास में सब कुछ बड़े आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले हमने इसको लेके ये साबित किया था, मतलब यहाँ से शुरुआत की थी और यहाँ पे एंड किया था। अब जब हम इसका अगला पार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और इस पे एंड करेंगे। हम ये कहेंगे कि ये कंडीशन इसके बिना पॉसिबल हो नहीं सकती। अभी हमने क्या दिखाया? अभी हमने ये दिखाया कि ये कंडीशन इसके बिना पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं अगले पेज पर, ध्यान से देखिएगा। चलिए खैर, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ पिछले पेज का। तो पहले हमने यहाँ से स्टार्ट की थी और यहाँ तक पहुँचे थे एंड तक, और दिखाया था कि ये कंडीशन इसके बिना पॉसिबल हो नहीं सकती। अब हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये वाली कंडीशन इसके बिना पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो मैंने लिख दिया कि लेट a माइनस बी इज इक्वल टू 5। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से करेंगे सवाल को ताकि चीज़ें अच्छी तरह समझ में आए। इसके बाद लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू a। मान लेते हैं कि एलिमेंट x जो है वो a से बिलोंग करता है। उसके बाद क्लियरली x बिलोंग्स टू b। अगर x a से बिलोंग करता है ना, तो x को b से भी बिलोंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर x ने b से बिलोंग नहीं किया, इफ x not belongs to b then a माइनस b बन जाएगा नॉट इक्वल टू 5। बात को समझने की कोशिश करिए, काफ़ी डिटेल में हम इसको समझेंगे अभी। अगर a माइनस बी 5 के इक्वल है और एक एलिमेंट x जो a से बिलोंग करता है तो उसे b से भी बिलोंग करना पड़ेगा, तभी a माइनस बी 5 के इक्वल आएगा। और अगर x ने b से बिलोंग नहीं किया तो a माइनस बी 5 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो ये जो मैं एग्जाम्पल आपको साइड में बता रहा हूँ, ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, ये केवल आपको चीज़ों को आसानी से समझाने के लिए दिखाए जा रहे हैं। तो हमने एक सेट ले लिया A जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। ठीक है, और दूसरा सेट B भी ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3 हैं। ठीक है, हमने कहा कि अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो x को b से भी बिलोंग करना ही पड़ेगा, तभी तो a माइनस बी जो है वो 5 आएगा। अब a में से b को माइनस करो, तो जब a में से b को माइनस करेंगे तो a के अंदर से b के सारे एलिमेंट रिमूव करने पड़ेंगे। तो जब हम a में से b के सारे एलिमेंट रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा? 5। कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट a से बिलोंग करते हैं उन्हें b से बिलोंग करना ही पड़ेगा, तभी a माइनस बी 5 के इक्वल आएगा। अगर ऐसा हुआ, मान लो कि जो एलिमेंट a से बिलोंग कर रहे हैं वो b से बिलोंग नहीं कर पाए, मान लो b के अंदर कुछ और हुआ जैसे कि 4, 5, तब a माइनस बी 5 नहीं आ सकता। अब निकालो जरा a माइनस बी को, तो a के अंदर से b के एलिमेंट हटाने पड़ेंगे। अब a के अंदर तो b का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास? 1, 2 और 3, जो कि 5 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिखाया कि अगर a माइनस बी 5 के इक्वल है तो अगर कोई एलिमेंट a से बिलोंग करता है तो उसे b से बिलोंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने b से बिलोंग नहीं किया तो a माइनस बी 5 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है और वो b से भी बिलोंग कर रहा है तो इसका साफ मतलब है कि a इज़ द सबसेट ऑफ b। अगर कोई एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है और वो b से भी बिलोंग कर रहा है तो इसका साफ मतलब है a इज़ द सबसेट ऑफ b। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्या a b का सबसेट नहीं है? जो एलिमेंट a से बिलोंग कर रहे हैं वही अगर b से भी बिलोंग करेंगे तो a जो है वो b का क्या होगा? सबसेट होगा। तो इस कंडीशन के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि a b का क्या है? सबसेट है। तो हमने शुरुआत यहाँ से करी थी, एंड यहाँ पे कर दिया। एंड में लिखेंगे सो a माइनस बी इज इक्वल टू 5 implies that a is the subset of b। a माइनस बी इज इक्वल टू 5 क्या इम्प्लाई करता है, क्या कहता है? कि a इज द सबसेट ऑफ b। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, ये पिछले पेज पर, पेज नंबर 1 पर इक्वेशन फर्स्ट थी कि a b का सबसेट है, तो इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 5 होगा। यहाँ पे क्या दिखाया? a माइनस बी अगर 5 है तो a b का क्या होगा? सबसेट होगा। तो कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन एक दूसरे के क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं, यानी कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या?
फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू सेकंड, या फिर बेहतर तरीके से ये लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी इक्विवेलेंट टू ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको एक बॉक्स में करके लिख देते हैं। तो ये जो हमने प्रूव किया है, यहाँ पे जो लैंग्वेज चली है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। ये जो होती हैं ये जनरल चीज़ें होती हैं, इनको कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप इनको कर लेंगे तभी आप जीनियस माने जाएंगे मैथ्स के। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको सीखना ही पड़ेगा। और इतनी भी मेरी गारंटी है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो सवाल हैं, फिर से दिखाता हूँ तुम्हें। मिसलेनियस के जो सवाल हैं खासतौर से इस पेज के 3, 4, 5, 6 और 7, जिसने इसको समझ लिया उसे पूरी किताब समझ में आएगी 100%, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पूरी कोशिश करिए इन सवालों को अच्छी तरह समझने की, बार बार रिपीट कर करके वीडियो को देखिए। वैसे मैं एक ही बार में काफ़ी टाइम ले लेता हूँ सवालों को समझाने में, आपको आ भी जाते होंगे समझ में, लेकिन नहीं आते समझ में तो उसको रिपीट करिए 10 बार, 20 बार, 100 बार, जब तक ना आए तब तक करते रहो रिपीट। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरे को गो थ्रू कर लेते हैं। तो वैसे तो हमें ये दिखाना कि चारों कंडीशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, लेकिन पहले हमने इन दोनों से शुरुआत की। हमने मान लिया कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है, ये मान रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, आपको ये सपोज करना पड़ेगा ए माइनस बी नॉट इक्वल टू 5। प्रूव तो आपको करना है ए माइनस बी इक्वल टू 5, लेकिन आप उल्टा मान लेंगे। फिर आप कहेंगे कि अगर ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब होगा कि एक्स जो ए से बिलोंग कर रहा है, जो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है वो बी से बिलोंग नहीं करेगा। जो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है वो बी से बिलोंग नहीं करेगा, तभी ए माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 आएगा। अगर ऐसा हुआ, इफ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिखा है इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, मान लो कि जो ए से बिलोंग कर रहा है वो बी से भी बिलोंग कर गया, तो ए जो है वो बी का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ए माइनस बी को 5 के इक्वल लाना है तो ए को बी का सबसेट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे साबित करके दिखाया कि अगर ए बी का सबसेट है तो क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 होगा ही होगा। फिर अगले पेज पर हमने क्या करा, उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट कर दिया कि हमने सेकंड पार्ट लिया, इसको लेकर ये प्रूव करने की कोशिश की। हमने माना कि ए माइनस बी 5 के इक्वल है। मान लेते हैं कि एक्स एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करता है, तो वो बी से भी बिलोंग करेगा, तभी ए माइनस बी 5 होगा। अगर वो बी से बिलोंग नहीं करेगा एक्स, तो ए माइनस बी 5 के इक्वल नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझाई गई थी। ठीक है, तो ए को हम क्या कह सकते हैं, बी का सबसेट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहा है और वो बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए दोबारा से, ऐसे एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहे हैं वो बी से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि दोनों इक्वेशंस को देख के पता चलता है कि ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। तो किसी भी सवाल को छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, उसको मुश्किल समझकर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, और ये समझ में आ गया तो इसके जैसे अब आने वाले जो हैं वो भी इजीली आपको समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए खैर अब समझने की कोशिश करिएगा पार्ट थर्ड को उतने ही ध्यान से जितने ध्यान से आपने पहले के 2 पार्ट समझे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि अब पार्ट फर्स्ट को थर्ड के इक्विवेलेंट प्रूव करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में लिखा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, और थर्ड में प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये थर्ड पार्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये जो पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट है इसे तो हमने लिख दिया गिवन में, और पार्ट थर्ड में जो प्रूव करना है वो हम लिख दिया टू शो में। ठीक है, तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे जो हमें गिवन है, लेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो इसका मतलब ये होगा क्लियरली बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इस चीज़ को यहाँ पे साइड में समझने की कोशिश करिएगा। अगर ए बी का सबसेट है, मान लो कि ए के एलिमेंट है 1, 2 और बी के एलिमेंट है 1, 2 और 3, तो ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। अब अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो वो कितना आता है, इन दोनों के सारे एलिमेंट आएंगे 1, 2 और 3। ठीक है, तो क्या बी जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ए बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर मौजूद हैं। तो अगर ए बी का सबसेट है तो बी जो है वो सबसेट बन जाएगा किसका, ए यूनियन बी का। ये बात हमने यहाँ पे लिखी।
अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए यूनियन बी का सबसेट बन जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है करके, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा जरा क्या होगा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, नाउ लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। x एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी से बिलोंग करता है इससे। तो अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा तो उसका मतलब ये हो सकता है कि या तो वो ए से बिलोंग करेगा, या फिर वो बिलोंग करेगा बी से। अगर आपने इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 3 समझा होगा अच्छी तरह से, तो उसमें भी ये चीज़ आई थी कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग करता है तो या तो वो ए से बिलोंग करेगा या फिर वो बी से बिलोंग करेगा। अब हम यहाँ पर पहले एक केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, व्हेन x बिलोंग्स टू ए, जब x a से बिलोंग करेगा। अब अगर x a से बिलोंग करेगा तो x को b से तो बिलोंग करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज a इज द सबसेट ऑफ b, शुरुआत में गिवन है। अगर a b का सबसेट है तो अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो b से भी बिलोंग करेगा। अगर a b का सबसेट है तो x अगर a से बिलोंग कर रहा है तो x को b से भी बिलोंग करना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद ध्यान से देखिए जरा मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। इम्प्लाइज दैट A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ B। अगर कोई एलिमेंट A से भी बिलोंग कर रहा है और वो B से भी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि A यूनियन B जो है वो B का क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। इस चीज़ को फिर से आप वहाँ पे समझने की कोशिश करिए। एलिमेंट X A से भी बिलोंग कर रहा है। मैं यहाँ पे पूरे पे गोला इसलिए बना रहा हूँ कि ये दोनों X को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब X को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एलिमेंट x a से भी बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट x b से भी बिलोंग कर रहा है। जब हमने इनका यूनियन निकाला तो वो आया 1 2 3। तो क्या a यूनियन b का सबसेट नहीं है? क्या a यूनियन b के सारे एलिमेंट b के अंदर मौजूद नहीं है? हैं। तो अगर x a से बिलोंग कर रहा है और वो b से भी बिलोंग कर रहा है तो a यूनियन b जो है वो b का क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने ले रखा था उसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पे जो ले रखा था इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखिएगा जरा। B जो है वो सबसेट है A यूनियन B का और A यूनियन B सबसेट है B का। तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सबसेट हैं। तो ऐसा अगर कभी हो जाए कि A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का, तो ऐसा होने पर A को B के इक्वल लिखा जा सकता है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, B इसका सबसेट है और यहाँ पे ये B का सबसेट है। तो हम कह सकते हैं कि A यूनियन B जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? B के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। एक बार फिर से सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपने सवाल में क्या करना था कि फर्स्ट वाले पार्ट को थर्ड वाले पार्ट के इक्वल करना था। फर्स्ट में लिखा है A इज द सबसेट ऑफ B और थर्ड में लिखा है A यूनियन B इज इक्वल टू B। तो ये जो चीज़ है ये तो हमने लिख दी गिवन में और ये जो था इसको लिख दिया हमने टू प्रूफ में। तो शुरुआत हमने यहाँ से की, हमने मान लिया, मतलब मान क्या लिया, ये गिवन था, यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ। तो इसको लेट को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है। अब अगर A जो है वो B का सबसेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि B सबसेट बन जाएगा A यूनियन B का। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। A B का सबसेट है तो B A यूनियन B का क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। ये लिख दिया। अब अगर B सबसेट है A यूनियन B का तो हम एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं X जो A यूनियन B से बिलोंग करेगा। अगर X A यूनियन B से बिलोंग करता है तो वो या तो A से बिलोंग करेगा या फिर वो किससे बिलोंग करेगा? B से। ठीक है। तो हमने यहाँ पे केस फर्स्ट लिया, अगर X A से बिलोंग करता है तो अगर X A से बिलोंग करता है तो उसे B से भी बिलोंग करना पड़ेगा क्योंकि A जो है वो B का क्या है? सबसेट है। अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो वो b से भी बिलोंग करेगा अगर a b का क्या होगा? सबसेट होगा तो। ठीक। इसके बाद हमने लिखा कि ऐसे एलिमेंट जो a से भी बिलोंग कर रहे हैं, b से भी बिलोंग कर रहे हैं, उनके केस में a यूनियन b सबसेट बन जाएगा किसका? b का। ये चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी यहीं पे। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है और x जो है वो b से भी बिलोंग कर रहा है। तो जो A यूनियन B है वो B का सबसेट बना या नहीं बना? A यूनियन B 1 2 3 आया तो क्या ये B का सबसेट नहीं है? है। तो A यूनियन B को B का सबसेट कहा जा सकता है। ठीक है।
फिर हमने देखा इक्वेशन फर्स्ट में बी जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, सेकंड में ए यूनियन बी बी का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अभी देखो यहाँ पर हमारे पास दो केस थे, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। तो अभी हमने x बिलोंग्स टू ए का इस्तेमाल करके ये प्रूव कर दिया कि a यूनियन b जो है वो b के इक्वल है, लेकिन अभी तक हमने इसका यूज़ नहीं किया था। तो ये केस सेकंड है, इसको ले लिया हमने साइड में। जब x b से बिलोंग करेगा, तो जब x b से बिलोंग करेगा तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तब सीधे ही ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। इसको समझने की ज़रूरत है काफ़ी ध्यान से, इन्हीं एग्जांपल्स की मदद से हम इसको समझेंगे। और इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, बिकॉज ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे 2 ही लाइन में ख़त्म हो गया, जो चीज़ यहाँ पे 3-4 लाइन में आई वहाँ पे 2 लाइन में ख़त्म हो गई। हमने लिखा कि अगर एक्स बी से बिलोंग करेगा तो ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है। इसको यहाँ पे नीचे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने 2 सेट लिखे हुए हैं, ए और बी। तो क्या ए बी का सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। दूसरी चीज़ ये है कि x बिलोंग्स टू बी लिखा हुआ है हमने, यानी कि ये सारे एलिमेंट उसमें कवर होंगे। x बिलोंग्स टू बी हो रहा है। अब इसका अगर हम यूनियन निकालते हैं इन दोनों का, तो वो आएगा 1, 2 और 3। तो जब x बिलोंग्स टू बी हो रहा है, तो ये देखिए कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है, ये पूरा किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो जब x बिलोंग्स टू बी होगा तो ए यूनियन बी बी के इक्वल आएगा, लेकिन कब? जब ए इज़ द सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव करके दिखाया क्या, कि ए यूनियन बी कब होगा, जब ए बी का सबसेट होगा। लेकिन ये सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कभी आप सोच रहे हो कि कंप्लीट हो गया। हमने ए इज़ द सबसेट ऑफ बी को लेकर ये प्रूव करके दिखाया, अब हम इसे लेकर ये प्रूव करके दिखाएंगे, तभी तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर ये कैसे आएगा, उसके लिए आप चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर मैंने कन्वर्सली लिख दिया है। कन्वर्सली मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब हम उल्टा करने जा रहे हैं। पहले हमने इससे इसको प्रूव किया था, अब इसको लेकर ये प्रूव करेंगे। तो ये गिवन में आ जाएगा और ये किस में आ जाएगा, टू प्रूव में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने अपनी शुरुआत वहीं से कर दी, ए यूनियन बी इजिकल टू बी। पिछले पार्ट में हम इसको लास्ट में लेकर आए थे, अब शुरुआत इससे हो रही है, और लास्ट में हम क्या लेकर आएंगे, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब अगर ए यूनियन बी बी के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, ये हमने मान लिया। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से भी। जब x a से बिलोंग कर रहा है तो इनके a और b के यूनियन से तो वो बिलोंग करेगा ही ना, क्योंकि a और b के यूनियन में a के और b के सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग्स टू b लिख दिया, a यूनियन b की जगह b लिख दिया, क्योंकि वो देखो वो गिवन है ऊपर। a यूनियन b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। अब अगर x a से भी बिलोंग कर रहा है और b से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि a इज़ द सबसेट ऑफ b। ये चीज़ हम बहुत बार देख चुके हैं कि अगर x a से बिलोंग कर रहा है और वो b से भी बिलोंग कर रहा है, तो a इज़ द सबसेट ऑफ b बन जाएगा। मान लो कि x जो है वो p से बिलोंग कर रहा है और x जो है वो q से भी बिलोंग कर रहा है, तो p जो है वो सबसेट बन जाएगा किसका, q का। बहुत बार इस चीज़ को देखा जा चुका है, तो हमने कर दिया। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट था ये काफ़ी ईजी था, शुरुआत यहाँ से करी, एंड यहाँ पे कर दिया। तो हमने दिखाया, पहले तो हमने ये दिखाया कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। फिर हमने ये दिखाया कि अगर ए यूनियन बी बी के इक्वल है तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी बन जाएगा। तो इससे पता चलता है कि दोनों कंडीशन एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो एंड में लिखेंगे, सो इट इज़ क्लियर दैट क्या, फर्स्ट वाला जो है मतलब ए इज़ द सबसेट ऑफ बी इक्वल है किसके, इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये इक्वल है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी के। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड वाले जो हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो ये सवाल जो है ना इतने ही मुश्किल होते हैं, अगर ये समझ में आ गए तो पूरी किताब समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने थर्ड पार्ट भी कर दिया है कंप्लीट, अब फोर्थ पार्ट और बचा, उसे भी पूरे पेशेंस के साथ इसी तरीके से देखिएगा और बाद में इन सवालों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद बचा हुआ है फोर्थ वाला पार्ट। तो क्योंकि हमें चारों पार्ट को एक दूसरे के इक्विवेलेंट करना है, तो हम फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसे भी फोर्थ वाले के क्या करेंगे, इक्वल। फर्स्ट को फोर्थ वाले के इक्विवेलेंट प्रूव करके दिखाएंगे। अब जब फर्स्ट वाला पार्ट बाकी तीनों पार्ट के इक्वल हो जाएगा तो सब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था, ए इज द सबसेट ऑफ बी, और फोर्थ में लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो हमें इन दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंट प्रूव करके दिखाना है। तो इसको करने का जो वैलिड तरीका है वो ये है, पहले इसको लेकर ये प्रूव करके दिखाएंगे, ये बताएंगे कि इसके बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, फिर बाद में इसको लेकर ये प्रूव करके दिखाएंगे। तो उससे दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यही इन सवालों को करने का वैलिड तरीका होता है, भले ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे, हम लिखेंगे लेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो ए का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। इसे आप साइड में एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करिए। मान लो कि एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है ए कोमा बी, दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं ए बी और सी। इस तरह से लेने पड़ेंगे दोनों सेट की ए जो है वो बी का क्या बन जाए, सबसेट बन जाए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें देखना कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए कोमा बी आएगा। तो अब ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्या ये ए का सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बन जाएगा किसका, ए का। उम्मीद है कि ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होंगी। अभी सिर्फ 2 ही स्टेप हुए हैं इस सवाल के, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक एलिमेंट ऐसे ही लिखेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है। अब अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो वो बी से तो जरूर बिलोंग करेगा, क्योंकि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। जो ए से बिलोंग करेगा वो बी से तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि ए बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों को जरा ध्यान से देखिए। एक्स एक एलिमेंट है ऐसा जो ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो एक्स जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी जरूर बिलोंग करेगा। ये चीज़ भी हम बहुत बार देख चुके हैं। एक्स अगर ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जरूर बिलोंग करेगा। ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो वो उनके इंटरसेक्शन में तो जरूर होंगे ना। इसके बाद अगली लाइन, अब हमें ये देखना है कि एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं, अगर मैं इस पर इक्वेशन फर्स्ट लिखूं और इस पर लिखूं सेकंड, तो लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या दिखाई देता है। इससे पहले मैं लिखूं, आप सोच लीजिए। एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए जो है वो इस पूरे का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज को समझने के लिए आप साइड में देख सकते हैं, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो ए के एलिमेंट हमने क्या ले रखे हैं, ए कोमा बी ले रखे हैं। ठीक है, और एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो ए बी जो है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी है, ए बी जो है वो ए के अंदर भी है। तो क्या ए जो है ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। साफ दिखाई दे रहा है कि ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। तो अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। अब यहाँ पे देखो जरा इसको, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है और ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। तो इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने इसको लिया और ये प्रूव कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से इस पूरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने अपने सवाल की शुरुआत की ए इज द सबसेट ऑफ बी से, क्योंकि ये पहले पार्ट में लिया था और इससे हमें ये प्रूव करना था। अब अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट बन जाएगा किसका, ए का। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था।
इसके बाद हमने एक एलिमेंट x ले लिया जो a से बिलोंग करता था। अगर एलिमेंट x a से बिलोंग करेगा तो उसको b से भी बिलोंग करना पड़ेगा, क्योंकि a जो है वो b का क्या है, सबसेट है। अब x a से भी बिलोंग कर रहा है तो b से भी बिलोंग कर रहा है, दोनों से बिलोंग कर रहा है तो इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। फिर हमने ये देखा कि अगर x a से बिलोंग कर रहा है और x a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग कर रहा है तो a जो है वो a इंटरसेक्शन b का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ऊपर a इंटरसेक्शन b a का सबसेट था, नीचे a जो है वो a इंटरसेक्शन b का सबसेट बन गया। तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। आपको ऐसा बहुत बार बताया गया है कि अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है तो इसका मतलब a और b दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो अभी हमने क्या किया, इससे स्टार्टिंग की और इस पे एंड किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और उस पे एंड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा जरा। तो दूसरा जो पार्ट है इसका उसको मैं इधर की साइड कर देता हूँ, उम्मीद है कि इतने में आ भी जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे हम, नाउ ये चीज़ हमारे पास है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद हम ऐसा मान लेंगे कि एलिमेंट x जो है वो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है। ठीक है, अब एलिमेंट x अगर a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा तो हम क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b की जगह a लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि a इंटरसेक्शन b जो है वो किसके इक्वल है, a के। क्लियर। एक और बात है कि अगर x a से बिलोंग करता है तो x b से भी बिलोंग करेगा। क्यों? तो दूसरे पार्ट को हम अगले पेज पर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि इस बार हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है। हमें एंड में ये लेकर आना है कि a इज द सबसेट ऑफ b। ठीक है, इसके बाद हम मान लेंगे कि x एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है a से। लेट x बिलोंग्स टू a। अब अगर x a से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें ऊपर पता है कि a जो है वो a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। यहाँ पे लिख देते हैं a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। तो हमने a को रिप्लेस करके a इंटरसेक्शन b लिख दिया, क्योंकि हमें वहाँ पे ऊपर दिया हुआ था। अब अगर x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो b से भी बिलोंग करेगा। अगर x दोनों के कॉमन पार्ट से बिलोंग कर रहा है तो वो दोनों से बिलोंग करेगा, a से भी बिलोंग करेगा और b से भी बिलोंग करेगा। आप इस चीज़ को इधर समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे मैंने दो सेट ले रखे हैं, सेट a के एलिमेंट हैं a कोमा b और सेट b के एलिमेंट हैं a b और c। तो जब हमने इनका इंटरसेक्शन निकाला तो उसके अंदर हमें क्या मिला, a b मिला। अब इस a b को ध्यान से देखो, ये b से भी बिलोंग कर रहा है और ये a से भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर कोई एलिमेंट जो है दो सेट के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो वो दोनों सेट से बिलोंग जरूर करेगा। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमें ये पता चलता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट से पता चला x बिलोंग्स टू a है और सेकंड से पता चला x बिलोंग्स टू b है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज द सबसेट ऑफ b। वैसे आप इस चीज़ को यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b भी है, तो a जो है वो b का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। और ये चीज़ हमारे सामने बहुत बार आ चुकी है कि अगर कोई एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है और वो b से भी बिलोंग करेगा तो a जो है वो b का बन जाएगा सबसेट। तो ये जो सेकंड पार्ट था ये आसानी से हो गया, हमने यहाँ से शुरुआत की और यहाँ पे इसका एंड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो कंडीशन है, एक तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a और दूसरी a इज द सबसेट ऑफ b, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। दोनों के बिना, मतलब एक के बिना दूसरे को प्रूव नहीं कर सकते, दूसरे के बिना पहले को प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों तरीके से इस पार्ट को करके दिखा दिया है। तो अब हमने क्या करके दिखा दिया क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो फर्स्ट पार्ट था उसको पहले तो हमने सेकंड के इक्विवेलेंट प्रूव करके दिखाया, फिर फर्स्ट पार्ट को थर्ड के इक्विवेलेंट प्रूव करके दिखाया और फिर फर्स्ट पार्ट को फोर्थ वाले के इक्विवेलेंट प्रूव करके दिखाया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तीनों के इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब ये सारे पार्ट एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। एंड में लिख देते हैं। तो एंड में मैंने ये लिख दिया कि देयरफॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इनको इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी और आज का जो पूरा लेक्चर है वो उसी में क्वेश्चन नंबर 4 में ही निकल गया।
और इसके बाद हम नया सवाल कोई कर भी नहीं सकते क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं वो सब हम अगले लेक्चर में ही देखेंगे। और अभी ये चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, अभी आगे के 2 या 3 लेक्चर जो हैं उनमें भी इसी टाइप के सवाल होंगे, और वो भी आपको तभी समझ में आएंगे जब ये या फिर इससे पीछे के आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर तक इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।